हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सेशन। और जैसा कि आप सभी को पता है, सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों का ख़त्म हो गया था। और उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जो है मैंने दिया था। तो पहले आप लोग जो है उस क्वेश्चन को लिखिए, जितना लिख पाते हैं उतना ही लिखिए, ठीक है ना। 1 पेज 2 पेज या जो भी आप जानकारी उसके रिगार्डिंग लेकर के लिख सकते हैं वो लिखिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम लोग जो है उसका एनालिसिस करेंगे। अभी हम लोग जो है वैदिक सभ्यता शुरू कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग वैदिक सभ्यता शुरू कर रहे हैं और वैदिक सभ्यता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ख़ास तौर से अगर आप जनपद और महाजनपद को समझना चाहते हैं, जनपद और महाजनपद को समझना चाहते हैं, क्योंकि यही जो है बाद में चलकर राज्य के अवधारणा के रूप में विकसित हुआ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो इसके रूप में ये डेवलप हुआ आगे चल करके। तो अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो ये चीज़ ज़रूरी है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता जो है ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद विकसित हुई। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था उस समय कि कुछ ऐसे विचारक थे, उन्होंने ये भी कहा था कि वैदिक सभ्यता के समाप्त होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। सॉरी, वैदिक सभ्यता नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। कुछ कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हुई, ठीक है। बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जो है समाप्त हुई, ठीक है। बाह्य आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ लोगों का ये भी मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मेसोपोटामिया से आए हुए लोग थे, ठीक है। मेसोपोटामिया से आए लोग थे। मतलब ये जो लोग थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे, वो न कहीं ऐसा माना गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से आए हुए लोग थे। कुछ विचारकों ने ऐसा माना। वहीं कुछ विचारकों का मानना था कि ये जो है बाह्य आक्रमण के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हुई है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखकर ये लगता है कि कहीं न कहीं ये जो लोग थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। क्या कुछ संभावना बन सकती है? संभावना ये बन सकती है कि ऐसा हो सकता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी पर आक्रमण किया, ठीक है, और उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि कुछ ऐसे कारणों की वजह से, अगर हम लोग इस चीज़ को सच माने, तो कुछ ऐसे कारणों की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है काफ़ी विकसित सभ्यता होने के बावजूद जो है होने के बावजूद जो है हो सकता है कुछ ऐसे प्राकृतिक आपदा आई हो जिससे उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदल गया।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदल गया। तो ये 2 संभावनाएँ जो है आपको साफ तौर पर देखने को मिलेंगी, लेकिन इसकी निश्चितता कितनी है, इस पर सवाल आज भी है। ये कितना सच्चाई है, कितना सच है, इसके ऊपर सवाल आज भी है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर कुछ हम लोग कुछ तथ्यों की बात करते हैं, कुछ स्पष्ट तथ्यों की बात करते हैं, ठीक है? और वैदिक सभ्यता को अगर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसको सबसे पहली बात अगर हम लोग बात करें तो 2 प्रमुख भागों में बाँटकर इसकी जो पूरी अध्ययन है वो की जाती है। पहला तो भाग है ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग जो है वो है उत्तर वैदिक काल। ठीक है? जेपीएससी मेंस में जो है सिर्फ़ ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा करना है, ठीक है? सिर्फ़ ऋग्वैदिक काल के बारे में चर्चा करना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों काल में जो कुछ भी हुआ है, चाहे ऋग्वैदिक काल हो, चाहे उत्तर वैदिक काल हो, दोनों में जो कुछ भी हुआ है, वो सारी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए और दोनों को ही हम लोग एक-एक नज़र देख लेंगे, है ना? हालाँकि ऋग्वैदिक काल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। ऋग्वैदिक काल जेपीएससी मेंस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक काल की जो विभिन्न स्थितियाँ थी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ठीक है? इन सब चीज़ों के ऊपर जो है विशेष ध्यान देना है और ऋग्वैदिक काल जो है उसके बाद जो काल आता है वो आता है ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, ठीक है? उत्तर वैदिक काल जो है उसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ों की जानकारी जो है बस हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है? हालाँकि ऋग्वैदिक काल से थोड़ा अपोज़िट जो है वो उत्तर वैदिक काल हो जाता है। कई सारी ऐसी मान्यताएँ आ जाती है जो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी और ऋग्वैदिक काल की कई ऐसी खूबियाँ थी, ठीक है ना? कई ऐसी विशेषताएँ थी जो उत्तर वैदिक काल में जाके कंटिन्यू नहीं होती है, वो क्रमिक रूप से नहीं चलता है जिसके कारण जो है उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे आडंबर, बहुत सारे ऐसी चीज़ों का स्थान जो है वो सुनिश्चित होता है कि वो जो है ऋग्वैदिक काल से पूरी तरह से अलग हो जाता है और चाहे महिलाओं की स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो, राजनीतिक स्थिति हो, चाहे अगर बात करते हैं तो आर्थिक स्थिति हो, सभी चीज़ों में व्यापक बदलाव आता है। ठीक है? राज्य का कॉन्सेप्ट, जनपद और महाजनपद का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है और उसके बाद कई सारी चीज़ें जो है आगे जाके और भी विकसित होती हैं और जनपद और महाजनपद के द्वारा जो है एक राज्य का जो अवधारणा है वो निकलता है। ठीक है? तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में। लेकिन पहले कुछ विशेष जानकारियाँ जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जाननी आवश्यक है, उसके बारे में बात करेंगे। 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा-सा। चलिए, तो देखते हैं, ठीक है? ऋग्वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को। एक्चुअली तबीयत मेरा थोड़ा-सा अभी मतलब कि स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, ठीक है? इसकी वजह से कभी-कभी बोलते-बोलते अचानक खाँसी आ जाता है, ठीक है? तो एक-एक करके चलिए सब चीज़ को समझते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
तो अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, ठीक है, या वैदिक सभ्यता के बारे में बात करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो देखिए जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी उसके बारे में मैंने डिस्कशन पहले ही कर ली है, ठीक है ना, कि क्या कुछ कंडीशन हो सकता था, तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे उसके आगे बात करते हैं। देखिए वेद, जो वैदिक सभ्यता है इसका नामकरण, ठीक है, जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, इसका नामकरण के बारे में बात करते हैं। तो नामकरण जो है वो संस्कृत भाषा विद से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? विद से हुआ है। और इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका? ज्ञान अर्थ होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता जो थे, वैदिक संस्कृति के जो निर्माता थे, ठीक है, वो कौन थे? तो वो आर्य थे, है ना। वो कौन थे? आर्य, ठीक है। और आर्य का अगर शाब्दिक अर्थ देखें, ठीक है, आर्य का अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ देखते हैं, तो आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम, ठीक है, मतलब ये अपने आप को श्रेष्ठ या उत्तम मानते थे, या कुलीन मानते थे, या उत्कृष्ट मानते थे, ठीक है। इस तरह की इनकी अवधारणा थी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा 1853 में, ठीक है, 1853 में मैक्स मुलर, ठीक है, 1853 में जो मैक्स मुलर थे, ठीक है, ठीक है, 1853 में जो मैक्स मुलर थे, इन्होंने, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले जो ये आर्य, आर्य के रूप में एक जाति का नामकरण किया था, ठीक है। इनका कहना था कि आर्य एक जाति है, ठीक है, आर्य एक जाति है जो एक श्रेष्ठ प्रकार की जाति है। और आर्यों की भाषा जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्यों की जो भाषा है ये संस्कृत मानी गई, ठीक है। क्या मानी गई? संस्कृत मानी गई। आर्यों की जो भाषा है ये संस्कृत मानी गई। और जैसे कि मैंने बताया कि वैदिक साहित्य को या वैदिक संस्कृति को पढ़ने के लिए, वैदिक सभ्यता को जानने के लिए इसको दो भाग में बांटकर इसकी जो पढ़ाई है वो की जाती है। एक तो है आपका ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 बीसी के काल को माना जाता है, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के बाद क्या आएगा? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से 600 बीसी, है ना, 600 बीसी तक माना जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग किसकी अध्ययन करेंगे? ऋग्वैदिक काल की अध्ययन करेंगे। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद का जो कह सकते हैं कि निर्माण है वो हुआ था, और ऋग्वेद से ही जो है हमें सारी जानकारियाँ मिलती है उस समय की। तो ऋग्वेद एकमात्र एक ऐसा साहित्यिक स्रोत है जिससे उस काल की महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल ऋग्वेद के जानकारी के आधार पर जो है तैयार जो भी चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना, ठीक है, की गई है।
तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस काल में ऋग्वेद संहिता की रचना हुई थी, ठीक है। काफ़ी चीज़ों को मैं क्लियर करते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। ऋग्वेद जो है एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, ठीक है। ऋग्वेद जो है एकमात्र साहित्यिक स्रोत है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की, तो ऋग्वैदिक काल जो है ये मूलतः ग्रामीण था। कैसा था? ग्रामीण था, ठीक है। मतलब गाँवों में ये मतलब कि गाँव का पूरा जो स्ट्रक्चर है, पूरा जो संरचना है, ये ऋग्वैदिक काल में देखने को मिलता था। और ग्रामीण सबसे पहले क्या करते थे? चारण करते थे। किसका? पशु का, ठीक है। पशु चारण। ये जो है पशु चारण करते थे, ठीक है। मतलब कि जानवरों को चराने का काम करते थे। और ये जो है इनका मुख्य कार्य था। मुख्य कार्य पशु को चराना था, ध्यान रखिएगा। कृषि करना इनका गौण कार्य था, ठीक है। गौण कार्य मतलब समझ रहे हैं? मतलब मुख्य कार्य के बाद, ठीक है ना। मुख्य कार्य के बाद अगर इनको समय मिलता था तो ये कृषि कार्य करने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। अन्यथा इनका सबसे पहला जो प्रायोरिटी था, पहला जो प्राथमिकता था, ये पशु चारण करना ही था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इनका जो पहला प्राथमिकता था, ये पशु चारण करना ही था। आगे बात करते हैं। इनका जो प्राथमिक कार्य था वो पशु चारण करना ही था, ठीक है। और कुछ यहाँ पे आपको स्रोत ऐसे मिलते हैं, ठीक है, जिससे जो है इरा ये जो आर्य थे ये कहाँ से आए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो बोगज कोई, ठीक है। बोगज कोई एक्चुअल में एशिया माइनर में पड़ता है। और यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख, ठीक है, यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख हैं, इसके बारे में हम लोग जब स्रोत के बारे में बात कर रहे थे तो भी किए थे। तो बोगज कोई जो एशिया माइनर का क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेख में जो ऋग्वैदिक देवता होते थे, ऋग्वैदिक देवता, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इंद्र, इसके अलावा वरुण, इसके अलावा बात करते हैं तो नासत्य, ठीक है। और इसके अलावा मित्र, इन देवताओं का जिक्र मिलता है। तो समझ जाइए इनका जिक्र जो है एशिया माइनर से मिल रहा है। मतलब साफ है कि ये ऋग्वैदिक जो आर्य थे, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं जो है ईरान से या ईरान की तरफ से होकर के ये जो है आए थे। परिणाम क्या है? तो ये जो आर्य थे, ठीक है, आर्य कहीं ना कहीं ईरान से होते हुए क्षेत्र में आए थे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। और इसके साथ ही साथ एक ईरानी ग्रंथ है, ठीक है, ईरानी ग्रंथ जैंत अवेस्ता,
ठीक है, क्या नाम है? जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता और ऋग्वेद के कई सारे ऐसे जगह पे ऐसी समानताएं मिलती हैं, भाषा की समानताएं हैं। ठीक है, कई ऐसी समानताएं हैं जिससे ये प्रमाणित होता है, ठीक है ना, यह प्रमाणित होता है कि दोनों में व्यापक समानताएं थी। ठीक है, व्यापक समानताएं थी, सिमिलरिटीज थी। ठीक है, दोनों में व्यापक समानताएं थी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो मैक्स मूलर का विचार था, ठीक है, कि ये जो है मध्य एशिया के क्षेत्र से आए थे। यहाँ पे मैक्स मूलर जो मानते हैं, जिन्होंने आर्यों को एक जाति के रूप में भी अभिकल्पित किया, ठीक है ना, तो मैक्स मूलर का मानना था कि ये जो आपका आर्य हैं, ठीक है, आर्य जो है कहीं ना कहीं मध्य एशिया से होकर भारत आए थे। कहीं ना कहीं मध्य एशिया से होकर ये भारत आए थे, है ना, कहीं ना कहीं मध्य एशिया से होकर ये भारत आए थे। और अधिकांश लोग जो है इसे सहमत हैं। ठीक है, अधिकांश जो लोग हैं, अधिकांश विचारक जो हैं इससे सहमत हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विचारक हैं, इनका मानना है कि ये जो आर्य हैं ये उस क्षेत्र से नहीं आए थे। तो कहाँ कहाँ से आए थे भाई? ठीक है, बताइए। तो इसमें अगर हम लोग बात अगर देखें गौर से, तो कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने अलग अलग स्थानों से इनके आने की बात को कहा है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये जो आर्य थे, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, है ना। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास का मानना है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के थे। ये सप्त सैंधव प्रदेश क्या है अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों का देश। ठीक है, तो इससे ये आए थे। ठीक है, पीटी में ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती है। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, तो दयानंद सरस्वती ने इसको जो है, इनका जो आगमन है ये तिब्बत से माना है। ठीक है, तिब्बत से माना है। ठीक है, तिब्बत चाइना का भी फिलहाल कह सकते हैं कि पार्ट है। ठीक है, एक्वायर कर लिया था चाइना, ठीक है, तिब्बत को। और अगर हम लोग बात करते हैं कुछ और विचारकों की, जैसे कि एक है नेहरिंग, ठीक है, और एक है प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड। ये गार्डन चाइल्ड के बारे में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में भी इनके कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स को देखे थे। इनका मानना है कि ये दक्षिणी रूस से आए थे, दक्षिणी रूस से आए थे। ठीक है, आर्य कहाँ से आए थे? तो दक्षिणी रूस से आए थे। वहीं अगर गंगा प्रसाद का मानते हैं, जैसे गंगानाथ है, गंगानाथ झा, गंगानाथ झा के बारे में बात करते हैं, तो ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आए थे। वहीं अगर एक गाइल्स है, ठीक है ना, गाइल्स, गाइल्स के बारे में बात करें तो गाइल्स का मानना है कि ये जो आर्य थे इनका तो कुछ अलग ही मानना है।
ये हंगरी से और साथ ही साथ डेन्यूब नदी घाटी से, डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र से आए थे। ठीक है, डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र से आए थे, यूरोप के हिस्से से ये आए थे, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। और वहीं एक प्रोफेसर पेंका है, प्रोफेसर पेंका। प्रोफेसर पेंका का मानना है कि ये जो लोग थे, ठीक है, ये जो लोग थे ये जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। कहाँ से आए थे? जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। ठीक है, प्रोफेसर पेंका का मानना है कि ये जो आपका आर्य थे ये जर्मनी के मैदानी भाग से इस क्षेत्र में आए थे। और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो आर्य थे ये रहते कहाँ थे। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में इनका जो रहने का स्थान था, ठीक है, वो कहाँ फिक्स था, किस क्षेत्र में रहते थे ये, ठीक है, किस क्षेत्र में रहते थे ये। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वैदिक समय में भौगोलिक विस्तार, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक विस्तार, तो इनका प्रसार जो है, अगर हम लोग भारत का नक्शा बनाएं, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो है ये मुख्यतः शुरू में ऋग्वैदिक काल में, ठीक है, निवास करते थे इस क्षेत्र में। ठीक है, इसको आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी मान सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। इसमें जो है शुरू में ये निवास करते थे। और इसमें वर्तमान समय में अगर हम लोग देखते हैं तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र जो है प्रमुख रूप से इसमें आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और आर्यों का जो निवास स्थान था वो सप्त सैंधव प्रदेश के रूप में माना जाता है। आर्यों का जो निवास था वो सप्त सैंधव प्रदेश माना जाता है, 7 नदियों का देश। ठीक है, 7 नदियों का देश माना जाता है। और इन 7 नदियों में कौन कौन सी थी, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका पुराना नाम जो है वो भी ध्यान रखिएगा, अभी मैं दोनों बता दूंगा साथ ही साथ। ठीक है, और ये पीटी के एग्जाम में मिलाने के लिए बहुत पूछा है, ठीक है ना, अलग अलग एग्जाम में पूछा है, तो जेपीएससी में भी पूरा चांस है पूछने का। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं 7 नदियाँ, तो पहला नदी है सिंधु। ठीक है, दूसरा नदी है सरस्वती। तीसरा नदी है सतुद्री। ठीक है, सतुद्री, इसको आजकल जो है सतलज कहते हैं। क्या कहते हैं? सतलज। ठीक है, सतुद्री या फिर सतलज। ठीक है, उसके बाद चौथा जो नदी है वह बिपाशा। ठीक है, वर्तमान में इसको ब्यास कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में बिपाशा को क्या कहते हैं? ब्यास। ठीक है, फिर है परुसनी। ठीक है, परुसनी जो है ये रावी नदी को कहा जाता है। ठीक है, रावी नदी। और उसके बाद जो अन्य नदियां हैं, तो छठी जो नदी है, ठीक है, ये है वितस्ता। ठीक है, इसको झेलम भी कहते हैं। ठीक है,
झेलम, ठीक है, वितस्ता या झेलम। और 7वीं जो नदी है वो है अस्किनी, और अस्किनी मतलब चेनाब नदी। तो ये 7 नदियों के आसपास का जो क्षेत्र था, ये सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में जाना जाता था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश के रूप में ये जो क्षेत्र है ये जाना जाता था। और यहीं पे जो है आर्य विशेष रूप से निवास किया करते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि शुरुआती जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल से जो है जब ये आगे बढ़ते हैं तो इनका विस्तार जो है पूरब की ओर धीरे धीरे खिसकने लगता है, ठीक है, मतलब इस ओर बढ़ने लगते हैं। और अगर बात करते हैं तो इस ओर जो है ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसने लगते हैं, ठीक है। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्रों में ये आने लगते हैं, क्योंकि obvious सी बात है इस क्षेत्र में भी जो है व्यापक उपजाऊ जमीन थी, इसके अलावा जल के स्रोत थे। इसके अलावा बात करते हैं तो वो सभी स्थितियां जो थी वो उपलब्ध थी जहाँ पर एक सभ्यता को विकसित किया जा सकता था, या फिर जो लोग पहले से रहते थे उनके साथ घुल मिल के रहा जा सकता था। तो इसी कारण जो है ये इनका विस्तार जो है ऋग्वैदिक काल के शुरुआती दौर से जब ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो अपने आप को ये फैलाते हैं, अपने आप का एक्सपेंशन करते हैं। और इस एक्सपेंशन के तहत जो है इनका जो क्षेत्र है ये गंगा नदी और यमुना नदी के दोआब क्षेत्रों तक आने लगता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। दोआब मतलब क्या, दो नदियों की बीच की भूमि। तो इसके बीच जो है ये आकर जब रहने लग जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सतलज से लेकर के, ठीक है, सतलज से लेकर यमुना का क्षेत्र, ठीक है, सतलज से यमुना तक का क्षेत्र जो है ये ब्रह्मवत्र कहलाता था। जैसे आर्यवर्त कैसे है, ठीक है, उसी तरह ब्रह्मवर्त कहलाता था, ठीक है। और एक जगह और आपको ब्रह्मवत्र पुकारा गया है, ठीक है ना, एक चीज को। और वो चित्र आप वो चीज जो आपको है मनुस्मृति में मिलेगा। मनुस्मृति के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, मनुस्मृति में मिलेगा। और मनुस्मृति में जो है ध्यान रखिएगा सरस्वती और तो इसके साथ ही साथ दृष्टद्वती, ठीक है, सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच की भूमि को के बीच की जो भूमि है इसको जो है ब्रह्मवत्र कहा गया है, ठीक है। सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के बीच की जो भूमि है इसको ब्रह्मवत्र कहा गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। खैर ध्यान रखिएगा ये एक चीज कि ये जो ब्रह्मवत्र है, ठीक है, ये ब्रह्मवत्र जो है ये आर्य सभ्यता का केंद्र था, आर्य सभ्यता का जो है केंद्र माना जाता है, ठीक है। आर्य सभ्यता का ये जो क्षेत्र है ये केंद्र माना जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे क्षेत्र थे, ठीक है ना, कि और यमुना के दोआब के अलावा दोआब के अतिरिक्त इसके आसपास के क्षेत्रों को भी जो है ये धीरे धीरे एक्वायर करना शुरू करते हैं, अपने अधीन लेना शुरू करते हैं, ठीक है। तो उन सब क्षेत्रों को मिला करके, ठीक है, तो जितने भी क्षेत्र मिले उन सब क्षेत्रों को मिला करके
ब्रह्मवत्र नाम स्थान जो है रखा गया। ठीक है, ब्रह्मवत्र स्थान जो है रखा गया, और इसी को जो है ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये जो है पूरा उत्तर भारत जो है, उत्तर भारत जो है ऋग्वैदिक आर्यों के अधीन आता है। आर्यों के अधीन पूरा उत्तर भारत आ जाता है, और इस उत्तर भारत को बाद में आर्यवर्त कहा जाता है। ठीक है, ये आर्यवर्त कहा जाता है, तो इसका नामकरण को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आर्यवर्त जो है उत्तर भारत का वो सभी हिस्सा था जहाँ पर विशेष रूप से ये जो आर्य होते थे ये रहा करते थे। ठीक है, आर्य जो थे वो रहा करते थे, इसको ध्यान रखिएगा। नदियों के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तर भारत में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है ना, बहुत सारी नदियां, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र से बहुत सारी नदियां जो हैं वो निकलती है। तो वैदिक संहिताओं में, वैदिक ग्रंथों में, ठीक है, वैदिक ग्रंथों में जो है कुल 31 नदियों का जिक्र मिलता है। कितने नदियों का जिक्र मिलता है? तो 31 नदियों का जिक्र मिलता है, जिसमें से सिर्फ अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिला है। ठीक है, सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ऋग्वेद का एक इम्पोर्टेंट भाग है नदी सूक्त। ठीक है, नदी सूक्त। तो नदी सूक्त में केवल जो है 21 नदियों का वर्णन किया गया है। तो समझ सकते हैं कि नदियों का महत्व उस समय कितना अधिक था। ठीक है, तो कहीं भी नदियों का अगर बात आए तो आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, भले वो क्वेश्चन ज्योग्राफी का होगा, लेकिन आप जो है इंट्रोडक्शन लिखने में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, नदियाँ कितनी महत्वपूर्ण है, देखिए वैदिक सभ्यताओं में, वैदिक संहिताओं में जो है नदियों को प्रमुखता से जो है जिक्र किया गया है। नदी सूक्त नाम का अलग जो एक भाग है, ये तक आपको ऋग्वेद की संहिताओं में देखने को मिलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नदियों का महत्वपूर्ण स्थान जो है उस समय रहता था। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी उस समय, जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु नदी थी। ठीक है, महत्वपूर्ण नदी क्या थी? सिंधु नदी। सिंधु नदी उसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। इसके अलावा सबसे पवित्र नदी, ठीक है, जो पवित्र नदी था वो सरस्वती को माना गया था। ठीक है, सबसे पवित्र नदी जो है वो सरस्वती को माना गया था, और सरस्वती का कई नाम जो है वो देखने को मिलता है। जैसे सरस्वती के बारे में बात करें तो इसको देवी तमा कहा जाता था। इसके अलावा माते तमा, ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसको जो है नदी तमा, ये 3 नामों से सरस्वती नदी को जाना जाता था। तो सरस्वती नदी ऑलरेडी जो है बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि उसे पवित्र माना गया था। जबकि अगर बाकी सभी चीज़ों में देखें, बाकी सभी जो क्षेत्र थे उसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण नदियाँ थी, तो उन नदियों में सिंधु नदी को जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो माना जाता था। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंधु नदी को। और अगर हम लोग बात करते हैं ऋग्वेद में, ठीक है, क्योंकि ऋग्वेद का ही बात करेंगे, कि ऋग्वेद आधारित जो है आपका पूरा स्टडी जो है ऋग्वैदिक काल में होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यमुना नदी का जिक्र जो है, ठीक है, ऋग्वेद में यमुना नदी का जिक्र जो है वो 3 बार मिलता है, और गंगा नदी का जिक्र 1 बार। ठीक है, गंगा नदी का जिक्र जो है सिर्फ 1 बार ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा।
और ऑब्वियस सी बात है हिमालय का निर्माण तो उससे कहीं पहले हो चुका है, ठीक है? तो हिमालय एवं इनकी चोटियों को जो है तो एक स्पेसिफिक नाम मुंजवत से जाना जाता है, ठीक है? मुंजवत नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, मुंजवत नाम से जो है जाना जाता है किसको? तो ऋग्वैदिक काल में जो हिमालय था और इसकी जो चोटियाँ थी उसको जो है मुंजवत नाम से जाना जाता है, ठीक है? ये सब भी जानकारियाँ आपका जेपीएससी मेंस के टाइम पे भी आएगा, ठीक है? तो सबको जो है अच्छे से सुनिएगा, लिखिएगा, प्रॉपर नोट्स अपना बनाइएगा, ठीक है? नोट्स जो है ज़रूर बनाइएगा, अपना हैंड रिटन नोट्स जो है वो ज़रूर बनाइएगा, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 10 जो मंडल है, ठीक है ना? ऋग्वेद के 10 मंडल जो है 10 मंडलों की रचना अलग अलग लोगों ने की थी, तो रचनाकार जो है जनरली नहीं पूछा जाता है, ठीक है? रचनाकार जो है जनरली नहीं पूछा जाता है। और ऐसा माना जाता है ऋग्वेद का जो कह सकते हैं कि निर्माण जो है खुद कह सकते हैं कि भगवान ने किया था, ठीक है ना? ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जो है खुद कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से जो है इसकी रचना हुई थी, ठीक है? ऐसा माना जाता है। और इसमें कई ऋषियों का ज़िक्र भी मिलता है अलग-अलग जगह में, अलग-अलग मंडल में अलग-अलग ऋषियों का जो है ज़िक्र साफ तौर पर दिखाई देता है, ठीक है? तो पीटी में ख़ास तौर से उसका तो बहुत डिटेल में अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ जान लीजिए, जैसे कि विश्वामित्र, ठीक है ना? विश्वामित्र का ज़िक्र किया गया है, जो गायत्री मंत्र जो है का भी जो उल्लेख है वो तीसरे मंडल में ही देखने को मिलता है, ठीक है? इसके अलावा बात करते हैं तो दशराग्य युद्ध का वर्णन जो है सप्तम मंडल में देखने को मिलता है। दशराग्य युद्ध क्या है तो हम बताएँगे। इसके अलावा बात करते हैं तो अष्टम में कण्व ऋषि का ज़िक्र मिलता है और नौवीं मंडल में जो है वो सोम का वर्णन किया गया है, ठीक है? और अगर बात करते हैं इसी तरह, ठीक है, चतुर्थ जो मंडल है इसमें वामदेव का चर्चा किया गया है। तो ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है? ये सब यहाँ लिखने का ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ना जो है इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है भी नहीं। जो कुछ-कुछ नदी जो था वहाँ पे हम जो है पुराना नाम जो बताए हैं, वो नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपके पीटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार मिलाने के लिए अलग-अलग पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है? तो उसको एकदम ध्यान लगा के तैयार कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग अब ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की, ठीक है? चलिए इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना? थोड़ा-सा तबीयत तब तक मेरा और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है? तो फिर आपका क्लास जो है कंटिन्यूअस जो है जितना टाइम बोले हैं उतना टाइम पूरा चलेगा। अभी थोड़ा-सा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? कल सामाजिक व्यवस्था देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे। इसके अलावा जो है हम लोग आर्थिक स्थिति की चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग आ जाएँगे सीधे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बहुत चीज़ है नहीं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बस डिफरेंट क्रिएट करती है उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में, बस उसको देखेंगे और ये जो चैप्टर है ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें जो है ये याद करनी होती है, ठीक है? प्रमुख जो चीज़ें हैं वो याद रखनी होती है। तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है ना? उसके बारे में मैं बताऊँगा, ठीक है ना? और ये जो आपका वैदिक सभ्यता में कुछ प्रमुख किताबें हैं, कुछ प्रमुख ऐसे अ, ग्रंथ हैं, ठीक है? उसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए कि ये ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है, किन चीज़ों का प्रयोग जो है इसके थ्रू किया जाता है। ये सभी चीज़ें जो हैं हम लोग आगे चल कर के डिस्कस करेंगे, ठीक है? मोटा-मोटी 2 क्लास लगेगा इसमें और, ठीक है ना? 2 से 3 क्लास और अभी शुरू में थोड़ा-सा समय लग रहा है, ठीक है ना? एक बार हैबिट हो जाएगा आप लोग का भी और
1.5 घंटा प्रॉपर क्लास चलेगा ना तो एक 2-2 दिन में जो है एक चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है ना। तो फिर जो है एक्सरसाइज भी जल्दी होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता का हम क्वेश्चन जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्वेश्चन है वो हम देंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो उसको ज़रूर एक बार आप लोग बनाइएगा और देखिए कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। और फिर जो कुछ चीज़ अगर वैसा बचा रहेगा तो उसको हम डिस्कस कर देंगे। चलिए फ़िलहाल आज अभी इस सेशन में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा-सा तबीयत मेरा डाउन है, ठीक है ना, थोड़ा अभी मतलब कि ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा-सा मजबूत नहीं हुआ है, तो ज़्यादा बोलते समय खाँसी आ जाता है, ठीक है ना, या लंबा बोलते हुए खाँसी आ जाता है, तो इसकी वजह से थोड़ा-सा अभी डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक बार सब कुछ ठीक हो जाए तो आप लोगों का जो है लॉन्ग क्लासेस लेकर के जल्दी-जल्दी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। और इकोनॉमिक्स दूसरी तरफ ख़त्म हो ही रहा है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में अगला दिन जो है हम लोग जीडीपी वगैरह का जो चैप्टर है, राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है ना, उसको शुरू करेंगे, राष्ट्रीय आय। और फिर जो है मुद्रास्फीति, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और भी बचेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद सेशन से जुड़ने के लिए।